वेलकम स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट निम्न प्रकार से थे। पहला पोस्टुलेट था, लॉ ऑफ फिजिक्स टेक द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। और इसी क्रम में सेकंड पोस्टुलेट था, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रथम सिद्धांत मीन्स फिजिकल्स लॉ सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सही पाया गया, परंतु द्वितीय सिद्धांत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सही नहीं पाया गया, या हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द्वितीय सिद्धांत को समझाने में असमर्थ रहा। हम जानते हैं कि किसी घटना के लिए रेफरेंस फ्रेम में आपस में जो संबंध होता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब द्वितीय सिद्धांत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा असत्य पाया गया, तो हमने पुनः दो फ्रेम लिए, S और S डैश, और ये कहा कि फ्रेम S डैश के सापेक्ष v वेलोसिटी से गति कर रहा है। एक बिंदु P लिया गया जिसके निर्देशांक x, y, z, t और x डैश, y डैश, z डैश, t डैश थे फ्रेम S और S डैश के सापेक्ष। अब यह माना गया कि t बराबर t डैश बराबर 0, अर्थात जब दोनों फ्रेमों के केंद्र एक ही स्थान पर हो। अब यदि एक टॉर्च से फ्रेम S से प्रकाश डालते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वितीय सिद्धांत से प्रकाश की गति दोनों फ्रेमों में समान होनी चाहिए। फ्रेम S में यदि r दूरी तय होती है t समय में, तो हम कह सकते हैं r बराबर ct, जहां c क्या है, प्रकाश का वेग, और समीकरण हो गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर c स्क्वायर t स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 कहा गया। इसी प्रकार से फ्रेम S डैश के लिए x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर बराबर c स्क्वायर t डैश स्क्वायर, इसको समीकरण 3 कहा गया। अब इनके मध्य ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे किसी भी घटना का परिणाम दोनों फ्रेम में समान हो, क्योंकि फ्रेम कौन से है, इनिशियल फ्रेम है। अब हमने ये माना कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो क्यों असमर्थ रहा इसमें, तो इसको हमने मैथमेटिकली भी प्रूव किया, और ये माना कि जो हम बात कर रहे हैं कि घटना का परिणाम दोनों फ्रेम में समान होना चाहिए, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम जानते हैं x डैश बराबर x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z एंड t डैश बराबर t होगा, जहां c प्रकाश का वेग और t समय है। तो अगर हम समीकरण 3 में x डैश, y डैश, z डैश, t डैश की वैल्यूज पुट करें, तो ये समीकरण 2 के समान आनी चाहिए, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन जब हमने ये वैल्यूज पुट करी तो दोनों मान समान नहीं आए। इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन
द्वितीय सिद्धांत को बताने में असमर्थ रहा। तो ये होने लगा कि इन दोनों के मध्य कोई और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे दोनों फ्रेम में मान समान आए। तो लॉरेंस जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया कि y डैश और z डैश तो सेम है। क्यों? क्योंकि फ्रेम x डैश फ्रेम s जो है s डैश के सापेक्ष एक दिशा में ही गतिमान है। तो y डैश बराबर y का और z डैश बराबर z का। लेकिन उन्होंने x डैश बराबर अल्फा x प्लस बीटा t माना और t डैश बराबर गामा x प्लस डेल्टा t माना और ये कहा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा स्वेच्छ हैं और इस प्रकार से हैं कि दोनों फ्रेमों में जब प्रकाश की लाइट दी जाती है तो रिजल्ट सेम आएंगे, परिणाम सेम आएंगे। तो अब निश्चित रूप से ये टास्क हो गया कि हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा को निकालें, ये वास्तविक आए, इनका कोई ना कोई मान हो जो कि वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो, और ये मानते हुए कि दोनों फ्रेमों में रिजल्ट सेम आता है, हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब सबसे पहले हमने माना कि x डैश बराबर 0 है। इसका मतलब अल्फा x बराबर क्या हो गया? माइनस बीटा टी। अवकलन किया तो यहां से एक रिलेशन आया, बीटा बराबर माइनस अल्फा v। v क्या है? वेग है। अब हमने फिर अज्यूम किया कि अब s डैश विराम अवस्था में है तो फ्रेम s माइनस v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा। तो इस केस में dx डैश बटा dt डैश क्या होगा? माइनस v। अब वापस x बराबर 0 तो इस केस में x डैश बराबर बीटा टी आया, t डैश बराबर डेल्टा टी आया। x डैश बराबर आ गया बीटा बटा डेल्टा टी डैश। फिर अवकलन किया तो यहां से आया माइनस v बराबर माइनस अल्फा v बटा हुआ डेल्टा, जो कि ये शो करता है कि अल्फा बराबर डेल्टा है। इसका मतलब अब जो इक्वेशन मानी गई थी लॉरेंस के द्वारा वो ये हो गई, x डैश बराबर अल्फा ब्रैकेट x माइनस वी टी, y डैश z डैश नो चेंज, y एंड z के बराबर है, और t डैश बराबर गामा x प्लस अल्फा t कर दिया, मतलब डेल्टा की जगह हमने अल्फा लिख दिया। अब ये वैल्यूज हमने समीकरण 3 में रखी, जो द्वितीय फ्रेम की इक्वेशन थी उसमें रखी, और सोल्व करके कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर को इक्वेशन 2 से कंपेयर किया, और कोफिशिएंट ऑफ xt क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको 0 किया क्योंकि हम मान चुके हैं कि दोनों फ्रेम में रिजल्ट सेम होंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास अल्फा और गामा की वैल्यू आई। अल्फा की वैल्यू आई 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। गाइड्स, इस वैल्यू को आप याद रखें, बार बार हम यूज लेंगे अल्फा का। अल्फा बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और गामा बराबर आया माइनस अल्फा वी बटा सी स्क्वायर। अल्फा का मान पुट कर दीजिए तो गामा का मान अपने पास आ जाएगा। और जब हम अल्फा और गामा को लॉरेंस की जो नई इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 9, उसमें हम इनको रखते हैं तो ये आता है x डैश बराबर x माइनस वी टी बटा हुआ √1 माइनस वी स्क्वायर बटा हुआ सी स्क्वायर, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर t माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर
बटावा √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 12 कहा गया और ये समीकरण ही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाई, या दूसरे शब्दों में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाई। इस इक्वेशन को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में भी। तो ये ऐसी आ गई, x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश बटा √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y बराबर वाई डैश, z बराबर जेड डैश, t बराबर टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर बटा √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों रूप में हम लिख सकते हैं, चाहे s से s डैश में, चाहे s डैश से s में। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट को नहीं बता पा रहा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर से तो सही था। तो हमने ये माना कि v बटा c बहुत कम है, लगभग 0 है, ऐसा हमने मान लिया कि v c से बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे केस में v बटा c लगभग क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये वापस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है। और अगर v c के कंपैरिजन में बहुत छोटा न हो तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड लॉ को लाइट के लिए सॉल्व नहीं कर पाया, उसको सॉल्व लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ही किया गया। यही माइकलसन एंड मोरली ने कहा था कि न्यूटन्स के लॉ अर्थात लॉ ऑफ मैकेनिक्स सब सही थे जब तक कि प्रकाश किरणें नहीं आई, साधारण किरणें ही जब चली। लेकिन जब उन प्रयोगों को रेस्पेक्ट टू लाइट वेव्स देखा गया तो वो गलत साबित हुए। ऐसे ही यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लाइट वेव्स के लिए सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं समझा पाया, या वो इसको समझाने में असमर्थ रहा। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही ज्ञान वर्धन करेंगे। शॉर्ट नोट्स के रूप में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में पूछा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। मनन करें, आप लोग स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं आपसे पुनः धन्यवाद के रूप में विदा लेता हूँ। कल के व्याख्यान, जो आगामी व्याख्यान मेरा होगा, उसमें हम इसी स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।